So hi guys, Wari from welcome to you all. So very good morning to you all first of all. So we are again back with another series, another lecture of same series NCERT line by line, and I welcome you all to your own channel that is Neat is Mine, and we are currently going on with the first chapter of class NCERT, that is chemical reactions and equations, where we had covered two lectures in which we had covered what is chemical reaction, how to balance the chemical equation, then what are different types of reaction, how to represent a particular reaction. We had covered different types of activities during the lectures which is given in the NCERT, and we had covered each and every line of NCERT and even each and every word of NCERT. So in case you have missed any lecture out of one or two, so just go and check that lecture first and then come back to here. You will definitely be going to enjoy the series. So let's begin with the thing we had studied yesterday first of all. So let us revise what we had yesterday learned. तो द फर्स्ट थिंग सबसे पहले जो हमने स्टडी की थी, हमने देखा था, हमने रिकॉल किया था हमने कि हमने परसों क्या पढ़ा था इन द लेक्चर वन। देन हमने सेकंड लेक्चर हमने स्टडी किया था द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने स्टडी किया था कि जो एक रिएक्शन होती है उसमें जो एलिमेंट होता है वो कहीं से भी नहीं आ जाता, जो कि हमें रिएक्टेंट्स में गिवन होते हैं उसी को कंसीडर करके हमें प्रोडक्ट बनाना होता है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो कि हमने स्टडी की थी। सेकंड थिंग हमने स्टडी की थी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टडी कर चुके थे हम। सबसे फर्स्ट वाला था हमारा दैट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें नाम से ही पता चल रहा है कोई चीजें कंबाइन होगी। तो उसकी डेफिनेशन थी व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट्स कंबाइन टुगेदर टू गिव टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे अगर जो एक्टिविटी 1.1 एग्जांपल लिया जाए, Mg plus O give rise to MgO, this is however not a balanced reaction। तो Mg plus O give rise to 2MgO। देन हमने देखा था C plus O2 give rise to CO2, C plus O give rise to CO and many more reactions which are example of combination। देन हमने इसका वाइस वर्सा किया था, अब इसका अपोजिट पार्ट किया था दैट इज योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि वहाँ सिंगल कंपोनेंट ब्रेक डाउन हो रहा था डिफरेंट कंपोनेंट्स में। जैसे हमने एक मार्बल वाली रिएक्शन की थी ना, व्हाइट वॉश वाली, CaCO3 कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर जब हम कैल्शियम कार्बोनेट की ब्रेक डाउन करते हैं हीटिंग करके, तो क्या आता है हमारे पास, दैट इज क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एज अ रिजल्ट मिलती है। वही ये जो रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट वाली, दिस कैन बी यूज इन बोथ कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो आई हैड प्रेफर्ड यू पीपल टू लर्न सच अ टाइप ऑफ रिएक्शंस ओनली, जो कि दोनों में यूज हो सके ताकि आप भूल ना पाए। अगर जो कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोग उससे इजीली आंसर कर पाए। So let's start with the today's lecture. But just before starting with the lecture, I want to inform that this is our Telegram handle। ये आप देख पा रहे हैं, नीट इज माइंड के नाम से हमारा टेलीग्राम हैंडल है। जस्ट ज्वाइन दिस to grab all the notes, all the updates and all the information regarding the channel, upcoming schedules and all that। तो आप लोग यहाँ पे जाइए, इस कोड को स्कैन कीजिए या फिर आप टेलीग्राम पे इस नेम को टाइप कर दीजिए, आपको इजीली हमारा ग्रुप अवेलेबल मिलेगा। और वहाँ पे ऑलरेडी जो पुराने लेक्चर्स हो चुके हैं उसके नोट्स अपलोडेड है, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज देयर इज वन अपकमिंग सेशन जहाँ पे हम लोग डील करने वाले हैं कि अगर जे इन केस आप लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन बोर्ड की स्टार्ट नहीं की थी दैट मच डीप में, या फिर आप लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन, सो हाउ टू मैनेज, अभी कैसे मैनेज कर सकते हैं अगर ये प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट करें। तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो लेक्चर है कैन आई स्टार्ट विद फॉर बोर्ड्स नाउ, संडे के लिए शेड्यूल्ड होगा ऑलरेडी। आप लोग जा सकते हैं और नोटिफाई मी को क्लिक कर सकते हैं। इफ पॉसिबल वी कैन ट्राई टू डू दैट लेक्चर बिफोर संडे, अगर जो हो सका तो हम ट्राई करेंगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। So today we have to start with the another type of reaction, that is third type of reaction। First हमने combination की थी, second हमने displacement reaction decomposition reaction की थी, and third हम लोग करने जा रहे हैं displacement reaction। अभी तक आपने नोटिस किया होगा जितना भी हमने स्टार्ट की, जितने भी टाइप ऑफ रिएक्शन, हर एक रिएक्शन एक्टिविटी से ही स्टार्ट होती है। सिमिलरली वी आर स्टार्टिंग विद द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी जो कि ऑलमोस्ट हर एक टीचर्स अपनी क्लासेस में कराती ही कराती है। तो लेट्स बिगिन विद दैट। और ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है गाइज, इट डजंट टेक एनी, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती इस एक्टिविटी में, यू कैन इजीली परफॉर्म दिस एक्टिविटी।
बेसिकली दिस इज एन एक्टिविटी जहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट दिखेगा आयरन का CuSO4 के साथ, आई होप सो, या copper sulfate is there in the activity. So what the activity state is, take 3 iron nails and clean them rubbing with a sandpaper. The question is here is कि why to clean them, और sandpaper is a substance जिससे सारी impurities निकल जाती है. So question आता है कि why we used to clean everything without before taking that in a reaction. किसी भी चीज़ को रिएक्शन में लेने से पहले हम उसे क्लीन करते हैं, क्यों? जनरल एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने घरों में कोई भी चीज़ कुक करने से पहले, सपोज यू आर कुकिंग सम पल्सेस, आप दाल बना रहे हैं, तो जस्ट टेक योर मदर, आप दाल बनाने से पहले आपकी मदर क्या करते होंगे, उसे साफ करते हैं, उससे इम्प्योरिटीज निकालते हैं. द सेम रीजन इज हेयर कि हम लोग क्यों साफ करते हैं हर एक रिएक्टेंट को, ताकि जितने भी इम्प्योरिटीज है वो निकल सके और जो हमारा प्रोडक्ट आ सके वो अल्ट्रा प्योर हो सके, उसमें किसी टाइप की इम्प्योरिटीज हमने देखने को ना मिल सके. So the reason for this is why we used to clean everything before taking a reaction is to remove the impurities and to get a pure product without any impurity. So take 3 nails and clean them with a rubbing with sandpaper. Take 2 test tubes marked as A and B. 2 test tubes ले लीजिए. In each test tube take 10 ml of copper sulfate CuSO4. The 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes and keep 1 iron nail aside from comparison. वो कह रहे हैं कि 2 को आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाल दीजिए और 1 को आप बाहर रखिए ताकि आप इजीली कंपैरिजन कर सकें. After 20 minutes, take out the iron nail from the copper sulfate solution. Compare the intensity of blue color of copper sulfate solution in test tube A and B. आपने क्या करना है, आपने सिर्फ जो आपका कॉपर सल्फेट है उसके सॉल्यूशन को आप लोगों ने चेक करना है कि सॉल्यूशन का जो कलर था, पहले आप लोग इमेजिन करोगे, पहले आप लोग देख पाओगे कि जो वो कलर था वो ब्लू कलर था, बट अब आप देख पाओगे कि जो आफ्टर आपने नेल्स निकाली तो आप देख पाओगे कि जो आपका कलर है वो लिटिल बिट ब्राउन कलर का हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, बिकॉज जो आपका नेल का कलर था वो थोड़ा सा रस्टिंग कहते हैं जिसे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वो लूज हो जाता है और वो नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. तो दिस इज एन ऑब्जर्वेशन जो कि हम इस एक्टिविटी से मेक कर सकते हैं, हमारा कंक्लूजन निकलता है. तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होती है. डिस्प्लेसमेंट क्या हुई थी, कॉपर ने जिंक को डिस्प्लेस कर दिया. ठीक है, दिस इज द बेसिकली रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस. ये आप स्टडी भी करोगे. तो जस्ट बिफोर टू दैट आई वांट टू मेक यू रिवाइज विद द रिएक्टिविटी सीरीज. दिस इज एन रिएक्टिविटी सीरीज जहाँ पे आप देख पाओगे कि जितना ऊपर जाते रहोगे उतना एलिमेंट रिएक्टिव होता रहेगा. एंड यू कैन चेक हियर इज कि जो आपका पोटेशियम है दैट इज द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल. दिस इज द हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट. आपने अभी देखा जिंक और कॉपर की एक्टिविटी, तो लेट्स जस्ट सी जिंक और कॉपर का ही देखते हैं अभी. तो बेसिकली आप लोग चेक कर पा रहे होंगे, दिस इज योर जिंक, है ना, एंड दिस इज योर कॉपर. सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक कॉपर को इजीली रिएक्ट कर सकता है. जो भी ऊपर वाली चीज है, अगर जो वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रही, दैट कैन इजीली रिएक्ट या डिस्प्लेस जो भी उसके नीचे होगा, बट नीचे वाली चीज कोई भी ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी सिंस दे आर इंफीरियर टू देम. यू कैन से कि जो ऊपर है वो सुपीरियर है, अगर जो वो चीज ऊपर है तो सुपीरियर है और नीचे तो इंफीरियर है. इंफीरियर चीज आपको पता है कभी भी किसी चीज को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी. तो दिस इज द ओनली थिंग जो कि यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं हम कि जो भी चीज ऊपर होगी रिएक्टिविटी सीरीज में वो नीचे वाली चीज को डिस्प्लेस कर पाएगी. एंड आई डोंट थिंक सो एट क्लास 10th लेवल पे आप लोगों को ये एक्टिविटी सीरीज लर्न करनी होगी, बट या इफ यू वांट टू लर्न यू कैन लर्न, इट इज वेरी इजी टू क्वाइट लर्न. इन द अपकमिंग सेशन जो कि इसका डीप सेशन होगा चैप्टर 1 का, वी विल बी गोइंग टू टेल यू अ ट्रिक टू लर्न दिस. इट इज एन वेरी अमेजिंग ट्रिक जिससे आप लोग बहुत इजीली लर्न कर पाओगे. बट एज ऑफ नाउ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इवन ये सीरीज दी भी नहीं गई है एनसीईआरटी में, सो देयर इज नो नीड. बेसिकली आपको बहुत कॉमन रिएक्शंस आती है डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में. बस इतना ही याद रखिएगा कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, जितना ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा वो उतने ही लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर पाएगा. अगर जो मैं आपको बोलूँ कि अब आपको गोल्ड और सिल्वर का सॉल्यूशन है, तो क्या गोल्ड सिल्वर को डिस्प्लेस कर पाएगा? तो वेरी मोस्ट आंसर इज नो, नहीं कर पाएगा. एब्सोल्युटली वो लिस्ट है और सिल्वर ज़्यादा है. बट वहीं अगर जो सिल्वर बात करें, सिल्वर गोल्ड को बहुत इजीली डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन गोल्ड. तो दिस इज एन कंक्लूजन जो कि आप इस सीरीज से निकाल सकते हैं. तो ये वो एक्टिविटी का कंक्लूजन है आपका. व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउन?
क्यों ब्राउन हो गई आयरन इज इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। तो सॉल्यूशन का कलर होता है वो फेड हो जाता है। ब्लू से बेसिकली आपको दिखेगा कि पेल ब्लू में हो जाएगा या रेडिश ब्राउन, क्योंकि जो नेल्स की अपीयरेंस होती है आपको वही दिखती है सॉल्यूशन में, क्योंकि नीचे प्रेसिपिटेट्स डिपॉजिट हो जाते हैं। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन हैड टेकन प्लेस इन द एक्टिविटी। आयरन लिया था आपने दैट इज Fe इन द सॉलिड स्टेट, प्लस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया आपने एक्वस फॉर्म में, मतलब इट इज डाइल्यूटेड फॉर्म इन विद वाटर। उससे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुई एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर वेरी इजी टू राइट। क्या करना है आपने, सिर्फ CuSO4 की जगह FeSO4 बना देना है, क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, तो कॉपर की जगह पे आयरन रख दीजिए और कॉपर को बाहर निकाल दीजिए रिएक्शन के। तो दिस इज द थिंग हैपनिंग हियर कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव राइज टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू एंड दिस रिएक्शन इज फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि आपके सिलेबस में है, तो कंसिडर दिस रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। In this reaction, iron has displaced or removed another element, copper, from the copper sulfate. This reaction is known as displacement reaction. So, the reaction in which most reactive element displaces least reactive element, or you can say higher reactive element displaces lower reactive element. Such a type of reaction is known as displacement reaction. Other examples, that is zinc plus copper sulfate give rise to zinc sulfate. वहाँ पे आयरन था, यहाँ पे जिंक आ गई। ओके, हमने जो एग्जांपल कंसीडर किया था रिएक्टिविटी सीरीज में, वो जिंक के साथ ही कराया था आपको, है ना, आई होप तो। बट रिएक्टिविटी में आयरन था, तो आयरन भी आप देख पाएंगे तो सीरीज में ऊपर ही होता है कॉपर से। ठीक, आयरन, अगर जो आयरन और जिंक की बात करें तो जिंक आयरन को कर पाएगा, बट आयरन जिंक को नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, क्योंकि आयरन लीस्ट रिएक्टिव है, जबकि जो जिंक है वो उससे मोस्ट रिएक्टिव है। And another one is Pb, that is lead. Lead plus copper chloride give rise to lead chloride plus copper. Zinc and lead are more reactive than copper, thus they can displace copper from its compound. ठीक है, तो कंपाउंड को इजिली, कॉपर को उसके कंपाउंड से इजिली वो लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज द ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So double displacement reaction, again coming up with an activity 1.10. Take about 3 ml of sodium sulfate, this is Na2SO4 solution in test tube. In another test tube, take 3 ml of barium chloride BaCl2. Mix two solutions को mix कीजिए. What do you observe? आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको इंटरकन्वर्टेबल चेंजेस देखने को मिलेंगे यहाँ पे कि सपोज, ओके, मैं आपको जर्नल इक्वेशन इसकी लिख देता हूँ यहाँ पे। इसकी क्या होने वाली है, अभी अपनी इक्वेशन नहीं देखी, जस्ट बिफोर टू इक्वेशन हम जर्नल इक्वेशन स्टडी करते हैं कि इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है। ठीक है, इसके बाद अभी सारे रिएक्शंस की जर्नल इक्वेशंस लिखेगा हम एक बार, बीट कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, देन डिकम्पोजिशन एंड देन डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद दो रिएक्शंस हो रहे हैं, ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन, बट उसकी जर्नल इक्वेशंस को वी कांट राइट इन एनी फॉर्म, तो हम लोग इसकी जर्नल इक्वेशंस लिखेंगे इन फोर रिएक्शंस। तो क्या होता है यहाँ पे, सपोज देयर इज अ कंपाउंड AB, ठीक है, उसके साथ आपने ऐड किया CD, व्हाट विल यू गेट? इसके बाद क्या मिलेगा आपको? आपको डबल डिस्प्लेसमेंट करानी है, मतलब एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा और तीसरा पहले को डिस्प्लेस कर देगा। सपोज ये इसके साथ हो गया और ये इसके साथ हो गया, दिस हैपेंस इन डबल डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो आपके आ सकता है AC प्लस BD, और दूसरा प्रोडक्ट क्या आ सकता है, या तो AD के साथ भी कंबाइन कर सकता है, और यू कैन से BC के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज जर्नल इक्वेशन, ये इस रिएक्शन की, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक जर्नल इक्वेशन है। हाउ टू जर्नली रिप्रेजेंट इट, क्योंकि अगर सपोज आपको कोई आपको क्वेश्चन आया व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप लोगों ने डेफिनेशन लिख दी वेरी वेल, आपको एग्जांपल नहीं याद आ पा रहा, तो जस्ट राइट दिस जर्नल इक्वेशन। इस जर्नल इक्वेशन के भी टीचर कंसीडर दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ गुड एग्जांपल आल्सो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने सारी इक्वेशन ऐसे ही प्रोसीड करके आपने जर्नल फॉर्म बता दी। You will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. आपको क्या दिखेगा कि white substance अब क्या होगा कि वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। ये देखिए,
आपको ऐसे टेस्ट ट्यूब में नीचे डिपॉजिटेड मिलेगा, एंड दिस डिपॉजिटेड सब्सटेंस इज नोन एज प्रेसिपिटेट, जिसे हम लोग पीपीटीज कहते हैं. दिस इज योर पीपीटी. दिस इज नॉट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दिस इज प्रेसिपिटेट. जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रेसिपिटेट. ठीक है, यू कैन कंसीडर दिस ऑल्सो. ओके, सो any reaction that proceeds precipitates can be known as precipitation reaction. वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जो insoluble substance बनता है, क्वेश्चन आ सकता है what are precipitate. So the insoluble substance formed is known as precipitate, and such reaction which produce a precipitate can be called as precipitate reaction. तो बहुत देखो, 4 तरह की reactions में आपने different types of reaction पढ़ी. combination पढ़ी, एक्सोथर्मिक पढ़ी, एंडोथर्मिक पढ़ी, डिकम्पोजिशन पढ़ी, थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट पढ़ी, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ी. इसमें से किसी का भी आपको एग्जाम में डेफिनेशन आ सकती है, किसी का भी एग्जाम्पल आ सकता है. तो प्लीज मेक श्योर डेफिनेशन तो याद हो ही हो. डेफिनेशन इवन उस टाइम भी बन जाती है. सपोज अगर मैंने आपको पूछा व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, तो व्हेन डिकम्पोजिशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ योर थर्म मतलब हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, दैट इज नॉट थर्मल डिकम्पोजिशन. तो आप डेफिनेशन बना लो, बट ट्राई टू एटलीस्ट लर्न अ सिंगल इक्वेशन फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ रिएक्शन. सेम हम आपको नोट्स बना के दे देंगे आपके टेलीग्राम चैनल पे. तो यू कैन जस्ट गो देयर, आप वहाँ से पिक कर सकते हैं एंड ट्राई टू लर्न दैट. हम इजी रिएक्शंस वहाँ पे लिखते हैं, दैट इज मोस्ट इजी टू रिवाइज, और हम ट्राई करेंगे कि ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्शंस हो, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए. लेट्स सी द रिएक्शन अकरिंग इन द इक्वेशन. दैट इज NaSO4 aqueous स्टेट में लिया गया है, BaCl2 aqueous में लिया गया है. व्हाट यू विल सी इज NaCl बन जाएगा, ABCD AD का प्रोडक्ट बन गया. देखिए सपोज लेट्स कंसीडर दिस. अब इसमें हम लोग वो अपना रूल लगाते हैं ABCD वाला. लेट अस सपोज दिस इज योर A, दिस इज योर B, sorry, AB are in a combination to each other. This is your A, this is your B, this is C and this is D. अब आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे हमने क्या देखा था कि हमने A को D के साथ किया था, B को C के साथ किया था, या फिर हमने A को C के साथ या B को D के साथ किया था. तो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे NaCl बन रहा है, A D के साथ जा रहा है, ठीक है, और B C के साथ जा रहा है, दैट इज BaSO4. सॉरी, they had given first BC. ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जनरल रिएक्शन बहुत इजीली अप्लाई हो पा रही है. ये CB हो जाएगा यहाँ पे. बस बेसिकली आपको एक सुटेबल प्रोडक्ट बनाना है जो कि एक्चुअल में एक्सिस्ट करता हो. अगर ये आप लोगों को सपोज इतनी रिएक्शन भी दे देना, देन यू आर वेरी लकी, क्योंकि इसके बाद ये बनाना इज क्वाइट इजी. तो NaSO4 प्लस BaCl2 गिव राइज टू BaSO4. वैलेंसी अगर ये मैच करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली बनते हैं. Na2Cl2 अगर हम क्रॉस वैलेंसी करते हैं तो NaCl बनता है. NaCl इज अ वेरी कॉमन प्रोडक्ट जो कि आप लोगों को याद होगा. इवन नेक्स्ट चैप्टर में यू आर गोइंग टू डील विद डीप इन दिस प्रोडक्ट NaCl. तो सॉल्ट्स में आता है बेसिकली एसिड बेस एंड सॉल्ट. दिस इज अ सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस का रिएक्शन होकर प्रोडक्ट बनता है. दैट इज वाई इट इज नॉन एज सॉल्ट. तो अगर कॉमन नेम देखे जाए, सोडियम सल्फेट कहा जाता है इसे. इसे बैरियम क्लोराइड, बैरियम सल्फेट बन गया एंड क्लोरियम क्लोराइड बन गया. ठीक है, दिस इज वेरी इजी. ये देखिए क्या हुआ है, ये इसके साथ कंबाइन हो गया, इसके साथ कंबाइन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गई. So this is your double displacement reaction. Let's see if another example for the same reaction is given or not. Now, what causes this? क्यों ऐसा हुआ? Why double displacement had taken place? The white precipitate of BaSO4 is formed by reaction of SO4 negative and Ba2 positive. तो एग्जामिनर पूछ सकता है आपको कि जो आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो क्या है, जो दैट इज BaSO4. वो क्यों बना? क्योंकि दैट इज बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ SO4 नेगेटिव. आपको पता है जैसे सल्फर सल्फर का प्रोडक्ट है, ये सल्फर की फॉर्म है SO4 नेगेटिव, एंड बेरिलियम की फॉर्म है 2 पॉजिटिव. दोनों कंबाइन हुए BaSO4 बनाया. द प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड, जो कि आपका अनदर प्रोडक्ट बना है वो सोडियम क्लोराइड है, विच रिमेन्स इन सॉल्यूशन. Such reaction in which there is an exchange of ion between the reactions is known as double displacement reaction.
A very quick definition and a very handy definition. Reaction in which there is an exchange of ion between the reactants are called double displacement reaction. This is a very quite easy definition to learn also. So this is all about your डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जस्ट बिफोर टू दैट हम लोग एक पेज ऐड करते हैं और हम लोग सारी रिएक्शंस की जनरल इक्वेशंस लिखने की ट्राई करते हैं. Yeah. Just give me a minute, guys. Let me change the page color first so that it is easy for us to see. Yeah. So I hope this line is visible to you. Yeah, this is visible. तो हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करते हैं. This is visible. तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडाइजेशन. ठीक है. देन हमने देखा था, सॉरी दिस इज नॉट ऑक्सीडाइजेशन, फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन. देन हमने देखा था डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ना. देन हमने थर्ड क्या स्टडी की थी, डिस्प्लेसमेंट. एंड देन हमने की थी डबल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. हमने इनके जर्नल इक्वेशंस लिखनी है. तो अगर मैं बात करूँ कॉम्बिनेशन की, क्या होगी जर्नल इक्वेशन. आपको उन्होंने क्या कहा था कि आपके जो क्या होगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे. तो लेट्स कंसीडर ए एंड बी will give rise to A, B. This is very quick general equation for that. Decomposition की बात करें, where single product is breaking down into two or more products. So let us suppose AB is our product. That is given rise to A plus B. Done. डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हमने डिस्प्लेस कराना है एक एलिमेंट को दूसरे के द्वारा. सपोज एक्स इज एन एलिमेंट जो कि ज्यादा रिएक्टिव है. हमने उसकी रिएक्शन कराई वाई जेड के साथ. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा और वाई इज अ लीस्ट रिएक्टिव. तो हाइयर वाला लीस्ट को कर सकता है. तो दैट इज योर एक्स जेड प्लस वाई. दिस इज एन जनरल इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट. और डबल डिस्प्लेसमेंट की जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, that will be your AB plus CD giving rise to AD plus CB. क्वाइट इजी, क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत इजी है. अगर आप लोग जर्नल इक्वेशंस भी याद करते हो तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कंपाइल द थिंग. आप लोगों को डेफिनेशंस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जैसे अगर मेरे से अभी पूछा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट, दिस इज अ सिंगल प्रोडक्ट, सॉरी, single product is giving rise to two और मोर प्रोडक्ट. यहाँ पे टू है, हो सकता है एबीसी कोई कंपाउंड हो, वो ए प्लस बी प्लस सी देगा. तो सिमिलरली ये जर्नल इक्वेशंस याद कर लीजिए आप लोग, बहुत इजी होती है एंड इट विल मेक योर टास्क इजी. आपको डेफिनेशन बनाने में बहुत हेल्प करेगा. तो लेट्स प्रोसीड विद अनदर पार्ट ऑफ द चैप्टर नाउ, दैट इज ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन. just before that I want to change the color. Yeah. So oxidation and reduction.
Again, starting with the activity 1.1, heat a China dish. China dish स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 में, इट इज अ बाउल टाइप स्ट्रक्चर जो कि हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं टू बर्न आउट समथिंग, टू कलेक्ट समथिंग। तो अगर वहां पे हम बाउल नहीं कहते थे, चाइना डिश कहते हैं। इट इज अ वाइट कलर बेसिकली बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर, become coated with a black copper sulfate, sorry, black copper oxide, Cu2 or CuO, Cu2, yeah, Cu2 positive, yeah, it is Cu2O. Why has this black substance formed? ऐसा क्यों हुआ? Okay, what we are doing is heat a china dish containing about 1 gram of copper powder. What do you observe? आप उन्होंने कहा है कि चाइना डिश लीजिए और उसमें कॉपर पाउडर रखिए, उसे बर्न कर लीजिए। अगर जो आप, अब सिंपल सी बात है, बर्न कर रहे हैं कॉपर को, अगर जब बर्न कर रहे हैं तो किसकी प्रेजेंस से बर्न हो रहा है कॉपर? एयर में बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा उससे और आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड। So the reaction in which there is an addition of oxygen is your oxidation. आप किसी चीज को ऑक्सीजन में बर्न करते हो और उस चीज में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न करो तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहीं पे पढ़ लेते हैं, द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। व्हाई दिस black substance formed? This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. So general formula for copper oxide is CuO. If hydrogen gas is passed over this heated material, अगर जो हाइड्रोजन यहाँ से पास की जाए तो रिवर्स रिएक्शन हो जाती है, दैट इज रिडक्शन हो जाती है, रिमूवल हो जाता है ऑक्सीजन का। द ब्लैक कोटेड ऑन द सर्फेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो जो प्रोडक्ट, जैसे आपने इनिशियली प्रोडक्ट लिया था ब्राउन कलर का प्रोडक्ट, वही आपको प्रोडक्ट दोबारा से मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन हुई। CuO प्लस H2 कॉपर ऑक्साइड था, आपका बन चुका था, आपने हाइड्रोजन गैस पास करी एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि कॉपर अलग हो गया और वाटर के मॉलिक्यूल जो कि वेपर के फॉर्म में डिसअपियर हो गए। तो इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। अगर जो कोई सब्सटेंस है और वो ड्यूरिंग रिएक्शन ऑक्सीजन का गेन कर रहा है, तो आप लोग कहोगे इट सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड। If a substance loses oxygen during the reaction, you will say it to be reduced. वो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। जैसे कॉपर में फर्स्ट रिएक्शन में 1.28 में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यू कैन से हियर कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड। सेकंड में आपने क्या देखा? कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन डालने से कॉपर अलग हो गया, तो यू विल अगेन से कॉपर इज रिड्यूस्ड हियर। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज reduced. The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. अब आप देख पा रहे हो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडाइजेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। इस रिएक्शन को कंसीडर कीजिए, CuO प्लस H2 गिव राइज टू Cu प्लस H2O, अगेन हीट की प्रेजेंस में की जा रही है। आपने क्या देखा? कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है और वो H2 के साथ जाके जुड़ रहा है, तो क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन हटा है तो ये रिडक्शन हुई, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये ऑक्सीडाइजेशन हुई। So such a type of reaction where both oxidation and reduction take place simultaneously, such a type of reactions are known as redox reaction, or you can say oxidation reduction reaction. So it is written that hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. In another word, one reactant get oxidized. कौन सा oxidized हुआ है? Oxidized कौन सा हुआ है? Hydrogen oxidized हुआ है, while the other get reduced. कौन सा reduced हुआ है? Copper oxide is reduced during a reaction. Such a reaction is called oxidation reduction reaction or redox reaction. Now there are two more terms. जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि उसने दूसरे को रिड्यूस होके फिर अपने आप ऑक्सीडाइज हुआ है। वहीं जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। कॉपर ऑक्साइड की बात करें यहाँ पे रिएक्शन 1.29 में, क्योंकि रिड्यूस हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया है। एजेंट कौन होता है? तो दूसरों के काम करता है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के लिए काम कर रहा है, उसको ऑक्सीडेशन करवा रहा है, दैट इज वाई इट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन की बात की जाए तो वो कॉपर को रिड्यूस करवा रहा है, दैट इज वाई इट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे के लिए काम कर रहा है। टिकट बुकिंग एजेंट होते हैं, आपकी टिकट बुक करते हैं, अब उनको तभी एजेंट कहते हो। एजेंट इज समवन जो दूसरे का काम करे, अपने आप नहीं करता, दूसरे के लिए वो काम करता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एजेंट। तो दिस इज अ वेरी क्विक रिएक्शन गिवन, सेम रिएक्शन नीचे प्रिंट की गई है।
और उसी में ही ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन बताया गया है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए CuO क्या है, क्योंकि वो उसकी ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और H2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो उसे रिड्यूस कर रहा है। So I hope so this is all about your oxidization and reduction. Some other example of redox reaction, ये ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन दोनों आपको देखने को मिलेगी साइमल्टेनियसली। ZnO plus C give rise to Zn plus CO, or MnO2 that is molybdenum oxide plus hydrogen chloride give rise to, so this is not molybdenum, this is manganese. This is manganese oxide plus hydrogen chloride give rise to manganese chloride plus water plus chlorine gas is evolved here. Chlorine gas का evolution हुआ इस reaction में. So in reaction 1.31 copper वाली reaction थी, copper oxide plus hydrogen give rise to a copper plus H2O. Carbon is oxidized to carbon monoxide and zinc oxide is reduced to zinc. Okay, reaction 1.31 is this one. This is 1.31 reaction. Okay, and this one is your 1.32. So these are the two reactions. तो वो कह रहे 1.31 में क्या हुआ कि जो कार्बन मोनोक्साइड है और जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है तो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है तो होगा रिडक्शन। और आपको पता ही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट उसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब इस रिएक्शन में ZnO क्या है, ZnO कार्बन की ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ और खुद रिड्यूस हो रहा है। वहीं कार्बन जिंक को रिड्यूस कर रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। So from the above example, we can say that if a substance gain oxygen or lose hydrogen during the reaction, it is oxidized. अब ऑक्सीडेशन की देखो, सबसे पहले आपने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ी, सब्सटेंस इफ ऑक्सीजन इज एडेड इन अ सब्सटेंस, ठीक है। वही सेकंड वो डेफिनेशन बताते हैं कि या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो, दोनों ही ऑक्सीडाइजेशन का पार्ट है। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज योर ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन, and the reaction in which there is a addition of hydrogen and losing of oxygen, such reactions are your reduction reaction. और अगर ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं एक ही रिएक्शन के अंदर, देन दैट इज योर रिडॉक्स रिएक्शन. This is the last part of your chapter, so I hope this is the last session also. ऑल्सो गाइज आप लोगों को प्रेफरेंस फॉर्म प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन में, काइंडली फिल दैट फॉर्म आउट ताकि हमारे पास रिस्पॉन्सेज आ सके, सो दैट वी केम टू नो आप लोग कौन सा चैप्टर चाहते हैं कि वी कैन स्टार्ट विद एंड वी विल प्रोसीड विद दैट चैप्टर ओनली. वी आर गेटिंग द रिस्पॉन्सेज, हमारे पास रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, बट वी वॉन्ट मोर एंड मोर रिस्पॉन्सेज ताकि हम लोग कंपाइल अप इजली कर सकें. We had got few responses for chapter number 6, I think, life processes, whichever will be 6 or 5. I think that is your fifth chapter, I think, because first is your this one, second is your acid basis salt, third is your metal, fourth is your carbon and fifth is your right process. Yeah. तो फिफ्थ चैप्टर के रिस्पॉन्सेज आए अभी तक, मेनली जो भी ज़्यादा रिस्पॉन्सेज तक की फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कराइए. तो प्लीज़ लेट अस नो अबाउट योर प्रेफरेंस ऑल्सो, अपनी प्रेफरेंस भी बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं हम लोगों को, ताकि हम लोग वो कंटिन्यू कर सकते हैं. बिकॉज गाइज स्लाइड प्रिपरेशन में लिटिल बिट टाइम लगता है, बिकॉज वी नीड टू क्रोप योर NCERT. तो बेटर होगा कि आप आज में बता दीजिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद अ डे आफ्टर टुमारो. कल NCERT एक्सरसाइज हो जाएगी इस चैप्टर की, सो दैट डे आफ्टर टुमारो वी कैन स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर न्यू चैप्टर, जो भी आप लोग चाहते हैं. सो अनदर टर्म, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ. अब ये क्या है, दिस आर एप्लीकेशन, बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ योर ऑक्सीडाइजेशन. ऑक्सीडेशन की वजह से क्या क्या देखने को मिलता है. तो फर्स्ट इज योर कोरिजन, जैसे आप लोग रस्टिंग कहते हैं. रस्टिंग क्या होता है, एक टर्म होती है सिर्फ जो कि आयरन के लिए यूज करते हैं, बट अगर ये किसी भी मेटल में जंग लग रहा है तो उसे हम कोरिजन कहते हैं. तो स्पेशलाइज्ड टर्म यूज फॉर कोरिजन इन टर्म ऑफ आयरन इज योर रस्टिंग. फॉर एनी अदर मेटल वी कैन से इट इज कोरिजन. और इसमें हम लोग स्टडी भी करेंगे हाउ टू प्रिवेंट द सब्सटेंस फ्रॉम कोरिजन. आपने आयरन पिलर सुना होगा ना, आयरन पिलर, दैट इज द मतलब यूनिक आयरन विच इज येट नॉट रस्टेड. वो बहुत पुराना है, मतलब यू कैंट इवन इमेजिन द उसकी प्रेजेंस कितनी है.
कभी स्टडी कीजिएगा आयरन पिलर के ऊपर, जस्ट गूगल सर्च पे कीजिएगा आयरन पिलर, तो आप लोग स्टडी कर पाओगे कि उसके ऊपर बेसिकली ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है, जिसकी वजह से वो अभी तक रस्टिंग नहीं हो पा रही थी। सो टू स्टडी डीप, जस्ट सर्च गूगल अबाउट आयरन पिलर, आप लोग स्टडी कर लो। दैट इज मेड अप ऑफ आयरन ओनली। सो कोरिजन से स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनिंग व्हेन न्यू। जब आप आयरन कोई भी नई चीज लेके आते हैं, आप लोगों ने सपोज कोई भी आयरन का प्रोडक्ट लेके आए, जब वो चीज नेल्स ही सपोज लो, आप कर लो, नेल्स कीले होती है जो, जब आप मार्केट से लेके आते हो दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, शाइनी होती है, सिल्वर कलर की होती है, बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। अगर आप उसे थोड़े टाइम के लिए रख दीजिए बाहर हवा में, मॉइस्चर वाली हवा में आई विल से, तो वो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। So converting of freshly, you can say, new articles of iron into reddish brown powder when left for some time is known as rusting. डेफिनेशन गाइस बहुत इजीली बन जाती है इफ यू ट्राई टू मेक डेफिनेशन, इवन आपको लर्न भी नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट रिलेट ऑल दिस थिंग्स टू योर डेली लाइफ। अपनी डेली लाइफ में जो एग्जांपल्स हो रहे हैं उनके साथ कंसीडर कीजिए, अपने आप डेफिनेशन याद हो जाती है। तो क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स, आर्टिकल मतलब कोई भी प्रोडक्ट, इनटू रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, इट इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। सम अदर मेटल आल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। टार्निश मतलब ऐसे ही जंग लग जाता है, बेसिकली खराब हो जाते हैं। हैव यू नोटिस दैट द कलर ऑफ कोटेड फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। आप लोग देखते होंगे कि जो कॉपर और सिल्वर आप मार्केट से लेके आते हो वो कोटेड होते हैं ऑलरेडी, किसी ना किसी चीज की उस पर परत चढ़ी हुई होती है। When a metal is attacked by substance around it, as moisture, acid, it is said to corrode. जब भी सब्सटेंस, कोई भी मेटल अटैक किया जाता है बाय सब्सटेंस सच एज moisture या acid, it is said to be corrode, and this process is corrosion. The black coating on silver, आप लोगों ने देखा था, and the green coating on copper are some example of corrosion. ब्लैंक कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ये याद करिएगा, ब्लैक कलर होता है सिल्वर के ऊपर। आपने एजीबी वाली रिएक्शन में देखा भी था कि वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया, व्हाइट में लिया था ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया था, दैट इज लिटिल बिट ब्लैकिश ग्रे, है ना। वहीं अगर हम बात करें आपकी कॉपर की, तो कॉपर टर्न्स ग्रीन ऑन कोलिजन। तो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लेट मी मेक स्टार हियर। आपसे वो डायरेक्टली कलर पूछ लेंगे, व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर आफ्टर कोलिजन, या फिर विच मेटल टर्न्स ब्लैक आफ्टर कोरिजन। तो बेसिकली आपको यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं बहुत ईजी। कोरिजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज। आपने देखा होगा कार के पार्ट्स में बेसिकली जंग लग जाता है कई बार। ब्रिजेस, जो कि बहुत पुराने पुराने ब्रिजेस होते हैं, यू कैन सी दैट। आप रस्टिंग बहुत इजीली देख सकते हो अपनी डेली लाइफ में। आयरन रेलिंग से तो सबके घरों में होती है बेसिकली, बट दीज डेज स्टील इज कमिंग, बेसिकली एलॉय होता है वो। शिप, तो शिप होती है मेटल की बनी हुई। एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। कोरिजन, हाँ आयरन में जो कोरिजन होती है दैट इज लिटिल बिट फास्टर रेट पे होती है। कोरिजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग कोई नई चीज लेके आते हो, थोड़े टाइम बाद खराब हो जाती है। एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। सपोज हमारे घर में थोड़ा सा आयरन है, बट सपोज कंट्री में इतना आयरन लगा हुआ है, ब्रिजेस ऑल एंड ऑल, उस चीज को रिप्लेस करने में हर साल कितना हमारी इकोनॉमी होती है। जस्ट थिंक अबाउट इट। You will learn about the corrosion in chapter 3 of chapter 3 metal and non metal। वहाँ पे corrosion का पूरा डिटेल्ड है। थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब थोड़ी सी देख लेते हैं हाउ टू प्रिवेंट corrosion। आप corrosion कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, आप corrosion प्रिवेंट करने के लिए घर पे आप जर्नल मेथड यूज करते हो, आप लोग पेंट यूज करते हो, है ना। आप लोग टाइमली टाइमली वो पेंट कराते रहते हो अपने आयरन आर्टिकल्स को, ताकि वो अच्छे दिखते रहे। देन दूसरा क्या हो सकता है, ग्रीसिंग करा सकते हो आप, ऑयलिंग करा सकते हो। देन उसके बाद होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि हम लोग किसी भी ऐसे आई विल से मेटल या किसी भी चीज की कोटिंग कर देते हैं जो कि एयर के साथ रिएक्ट करने पे ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती। बेसिकली हम एक कोट बना देते हैं उसके आसपास, और सिंस जब एक कोट बन गया उसके आसपास ऑलरेडी, तो एब्सोल्युटली आयरन के पास वो चीज जा ही नहीं पाएगी। सपोज दिस इज एन आयरन, ये आयरन, आयरन के ऊपर इसके किसी भी हमने ऑक्साइड की, सपोज करो हमने आयरन के ऊपर किसी भी तरह की हमने एक लेयर चढ़ा दी। अब जब जो पहले तो जो गैस थी, सपोज ये एक एक्सपोज्ड आयरन है, ये आपका नॉर्मल आयरन पड़ा है एयर में, और ये वाला है जिसके ऊपर अब हमने लेयर चढ़ा चुके हैं। तो आप मेरे को बताइए कि जो आपका
एयर के पार्टिकल्स है वो सबसे पहले किस पे एक्ट करेगी, इस वाले पे या इस वाले पे? एब्सोल्युटली इस वाले पे, क्योंकि इसका सरफेस एक्सपोज्ड है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कोलिजन जल्दी हो जाएगा। बट सिंस आप लोगों ने इसको कोट कर दिया दूसरे से, पहले इसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, और यहीं पे इसकी कहानी खत्म हो जाती है, वो मेटल तक पहुंच ही नहीं पाया। तो दिस इज द वे, दिस आर द फ्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग योर मेटल फ्रॉम रस्ट। नेक्स्ट आता है रेंसिडिटी, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टर्म, जो कि आप लोग 10th क्लास में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ये पहले नहीं आती, हार्बर आपने इसकी अल्टरनेट टर्म्स पढ़ रखी है। बेसिकली क्या होता है कि आपका जो फूड होता है, अगर जब उसको थोड़ा टाइम तक रख दीजिए बाहर, तो क्या होता है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो खराब हो जाता है ना। तो बेसिकली आप लोगों ने ये 6 क्लासेस पढ़ा हुआ, मतलब प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, कैसे फूड बचा सकते हैं, ऑल दैट, तो वही है। बट यहाँ पे उसको क्या कर दिया गया है, एक स्पेशलाइज्ड टर्म दे दी गई है, दैट इज योर रेंसिडिटी, है ना। हमने एक टर्म दे दी उसे, रेंसिडिटी, दैट इज टर्म यूज टू प्रिवेंट द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड। हैव एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? कोई भी फूड, जैसे सपोज आप लोगों ने कोई फ्राइड आइटम बनाई घर पे, एंड ट्राई टू कीप वन पार्ट ऑफ दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम, थोड़ा टाइम के लिए एक्सपोज रहने दीजिए, बाहर पड़े रहने दीजिए, और उसको ट्राई कीजिएगा स्मेल करने की। हाउएवर दैट इज नॉट दैट मच डर्टी, आप लोग इजिली स्मेल कर पाएंगे, बट स्टिल देयर इज अ चेंज इन स्मेल व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज। हर एक फूड में आपको पता है, हर एक, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल चीज हो, किसी भी चीज हो, आपको ऑयल की जरूरत पड़ती है उसे कुक करने के लिए। When fats and oil are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. Usually substance which prevent oxidization, antioxidants कहा जाता है। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन आ जाती है, substance which are used to prevent oxidation are known as antioxidants, are added to food containing fats and oil. एंटीऑक्सीडेंट्स में क्या आ सकता है, सॉल्ट हो सकता है, आप लोग सोल्ट यूज करते हो प्रिजर्वेशन के लिए, शुगर्स यूज करते हो। अब यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे नाइट्रोजन गैस के बारे में। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडाइजेशन, क्योंकि एयर का एक्सपोज नहीं होता, एक बैरियर बन जाता है एयर और पार्टिकल्स के बीच में आपके, तो इसलिए वो बहुत स्लो हो जाता है। हाउएवर बिल्कुल जीरो नहीं होता, वैक्यूम नहीं क्रिएट कर सकते आप लोग, उसमें थोड़ी सी एयर के साथ कांटेक्ट होगा, बट बहुत स्लो हो जाता है ऊपर से। सपोज अगर जो अभी वो 100% का चल रहा है, 100% रेट है उस रिएक्शन का, 100% स्पीड है उस चीज की, मीन वाइल अगर आप उसे एयर टाइट में रखते तो क्या हो जाएगा, वो 10 to 20 पे आ जाती है, 100 to 1020, दिस मच ऑफ सिग्निफिकेंट डिक्रीज आता है। So keeping food in airtight container helps to slow down the oxidation. Do you know that chips manufacturers usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? This is a very important term. आप लोग चिप्स लेने जाते हैं, लेस का आप लोग 20 वाला पैकेट लेते हैं, कितने चिप्स होते हैं, कितनी हवा होती है उसके अंदर, आई डोंट थिंक तो, मेरे को बताने की जरूरत है। मतलब हवा ही होती है बेसिकली, लेस तो उसमें नाम के ही होते हैं, थोड़े बहुत लिटिल बिट अमाउंट होते हैं। तो बेसिकली वो गैसेस कौन सी होती है, दैट इज एन एंटीऑक्सीडेंट गैसेस। आपकी एनसीईआरटी बताती है कि नाइट्रोजन गैस है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज करते हैं, तो यू कैन विल गो विद दैट ओनली। हाउएवर इन द हायर क्लासेस आप लोगों को और भी ऐसी गैसेस सुनने को मिलेगी जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज की जाती है बाय योर फूड इंडस्ट्रीज टू प्रिवेंट योर फूड। तो दिस इज द ऑल अबाउट चैप्टर, जहाँ पे हम लोग चैप्टर खत्म कर चुके हैं इन अ वेरी थ्री पार्ट में हमने चैप्टर खत्म कर दिया है, एंड यू विल एबल टू सी द link of over in the I button just on the right hand side of the video while watching. So in case you missed it or you had just started with the curricular of class 10, so just before to that, I want you to go with your orientation session first and then try to proceed so that you can know how things are going to be done in future. Orientation session में आप लोगों को सारा एक brief करके दे दिया था कि how we will be going to proceed in the complete year. So this is what we had learned. एक बार हम summary देख लेते हैं. A complete chemical equation represent the reactant and product and their physical state symbolically. मतलब उन्होंने कहा है कि एक रिएक्शन होती है, उसमें आप लोग रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और उनकी फिजिकल स्टेट इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे एक्वस, लिक्विड, गैस, सॉलिड. A chemical equation is balanced so that the number of atoms of each type involved in the chemical reaction are same on reactant and product side of the equation. Equation must always be balanced. Equation हमेशा balance होनी चाहिए so as to follow law of conservation of mass. In a combination reaction, two or more substances combine to form a single new substance.
Decomposition reactions are opposite to combination reaction. In a decomposition reaction, single substance decompose to give rise to two or more. वही जैसे बताया था कि कॉम्बिनेशन का उल्टा था डिकम्पोजिशन, सेम एनसीईआरटी ने वर्ड्स में लिख दिया और ये क्वेश्चन बन सकता है. यू कैन से एक्सप्लेन द टर्म डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन. तो आप लोगों को क्या लिखना होगा, डेफिनेशन लिखनी होगी दोनों की और एक एक एग्जाम्पल सपोज करना होगा दोनों का. Reaction in which heat is given out along with the product are known as exothermic reaction, and the reaction in which energy is absorbed या फिर involved that is known as endothermic reaction. वहीं decomposition में हमने thermal decomposition पढ़ी थी जहाँ पे हम लोगों ने heat का use किया था to make a product. When an element displaces one another element, और another element कौन सा होता है, when a higher reactive element displaces lower reactive element. This is an incomplete definition, है ना. तो मिल जाएगा मार्क्स आपको, बट दैट इज आपकी नॉलेज वहाँ पे टेस्ट नहीं हो पाएगी. सो ट्राई टू राइट द डेफिनेशन. द प्रोसेस इन विच अ हायर रिएक्टिव एलिमेंट displaces lower reactive element, this is known as the displacement reaction. Two different atoms or group of atom ions are exchanged in double displacement reaction, the type of reaction in which two different atoms or group of atom are exchanged. यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी आपको क्विक डेफिनेशंस मिल सकती है. दिस इज अ वेरी क्विक एंड इंटरेस्टिंग डेफिनेशन जो कि आपको इजीली याद हो सकती है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रेसिपिटेट टाइप ऑफ रिएक्शन, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, दैट इज योर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. आई होप सो सेम इज रिटन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट, जैसे BeSO4 बना था हमारे पास. NaCl तो सॉल्युबल होता है बहुत इजीली. आप लोगों ने घर पे पानी में नमक मिलाया है ना, वो मिल जाता है. तो बेसिकली उसमें दो प्रोडक्ट बने थे ना, BeSO4 NaCl. तो NaCl सॉल्युबल होता है. Reactions also involve the gain and loss of oxygen. Gain of oxygen or lose of hydrogen is your oxidation, and vice versa. मतलब gain of hydrogen and loss of your oxygen is your reduction. यही लिखा होगा, oxidation is gain of oxygen or loss of hydrogen. Reduction is loss of oxygen or gain of hydrogen. Try to learn one reaction of each and 2 or 3 redox reactions, which is easy for you to learn. So this is all about the part of your theory. Theoretical part यहाँ पे end होता है. Tomorrow we will be going to discuss all the questions जो कि हमारे पास होएंगे. This is your in-text question, again in-text question, again in-text question, and then is your NCERT question. So tomorrow we will be trying to do all these questions. जितने हो जाएंगे that is all to best. बाकी is your homework because you need to practice little yourself. इन केस आपको कोई डाउट आता है प्लीज लेट अस नो. आप हमारे को फॉर्म भर दीजिए, हम आपको वो डाउट वहीं पे सॉल्व कर देंगे. आपको ईमेल आईडी पे उसके रिस्पॉन्सेज आ जाएगी. एंड डोंट वरी गाइज, एवरीथिंग इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल. आपकी ईमेल आईडी या आपका नेम कहीं भी एक्सपोज ऑफ नहीं होगा. इट इज बिटवीन यू एंड अस, केप्ट रहेगा, कहीं भी एक्सपोज ऑफ नहीं होगा. So this is all about the session. Don't worry about the privacy part. आप लोगों का सब कुछ will be kept very clear. This is the general equation जो कि हम लोगों ने स्टडी की थी. आप लोग देख पा रहे होंगे. Try to note this down. अगर जो अभी भी कोई पार्ट है चैप्टर का you are unable to understand, today is the complete day with you. Try to go with this complete chapter. अगर जब आपको कोई लगता है कि पार्ट which we need to again describe या explain, प्लीज लेट अस नो. हम उसका कल एक बार समरी कर लेंगे. क्विक चैप्टर की समरी तो होएगी बट उस पार्ट पर थोड़ा फोकस कर दिया जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन गाइस, एंड दिस इज आवर ईमेल टेलीग्राम हैंडल जहाँ पे आप लोगों को सारे नोट्स मिल सकते हैं बहुत ईजिली. सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस चैनल. अदर देन दैट गाइस, जैसे आप लोगों के रिस्पॉन्सेज आते रहते हैं, हमारे पास ईमेल आ जाएगी. आप लोगों की जैसी ईमेल आएगी we will try to send an invite you for invitation of our Google Classroom, जहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा. आप लोगों को सब कुछ मिल पाएगा बहुत कंसाइजली, आप लोग इजीली हैंडल कर पाएंगे. बिकॉज हर एक प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं, तो वेरी ट्रू. बट वहाँ पे कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं होगा. वी विल ओनली कंसिडर दैट स्टूडेंट हु आर वेरी सीरियस टू स्टडी. तो प्लीज ट्राई टू बी पार्ट ऑफ दैट. हम आपको बता देंगे, आपकी ईमेल आईडी पे लिंक आ जाएगा. बट बिफोर दैट वी नीड सर्टेन लिमिटेशन है कि इतने ईमेल आईडी हमारे पास आ जाएगी तभी हम लोग सेंड करेंगे. ओके, तो आपको कल एक चीज बता रहा था मैं, हाउ टू स्कैन दिस कोड वेरी क्विकली. तो व्हाट यू कैन डू इज टेक अ स्क्रीनशॉट. सपोज मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है. लेट मी चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ माय फोन फर्स्ट. तो ये सपोज करो आपकी स्क्रीन है.
यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिए, ये देखिए ये वाला बटन, ये आपको ना माइक माइक के साथ वाला बटन, दिस वन, ये वाले बटन पे क्लिक करना है आपने और आपके पास आपकी कैमरा और गैलरी ओपन हो जाती है। ये आपका स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट पे क्लिक कीजिए, माइट बी ओके, वेट जस्ट गिव मी मिनट। या तो वी आर तो यू विल बी एबल टू सी कि जैसे आप लोगों ने एक बार स्टार्टिंग से करते हैं, सपोज आप लोग अपने गूगल पे गए, आपने सर्च बार पे ये जो कैमरा सा होता है दैट इस पे क्लिक किया, जैसे आप कैमरा क्लिक करेंगे आपकी पूरी गैलरी ओपन हो जाएगी। जैसे आप गैलरी ओपन करते हैं यू विल एबल टू सी कि वो स्कैनिंग स्टार्ट कर देता है। जैसे स्कैन कंप्लीट हो जाएगा आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा। सेंटर में आपको एक क्यूआर दिखेगा, जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक। जैसे ही आप लोग इस लिंक पे क्लिक करते हैं आप लोग पूछेगा आप ब्राउजर से करना चाहते हैं टेलीग्राम के साथ, तो दोज हु आर नॉट हैविंग टेलीग्राम ऐप इन देयर फोन जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर एंड रजिस्टर कर लीजिए और आप इस पे टेलीग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट करेंगे आपको वो ऑटोमेटिकली आपको उस चैनल पे ही लेके जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। आप लोग ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप लोगों के सारे अपकमिंग सीरीज है, यहाँ पे आप लोगों के पास नोट्स शेयर हो जाते हैं। ये देखिए दीज आर द नोट्स ऑफ यस्टरडे क्लास, जितने भी वीडियोस होती है जो भी अपकमिंग शेड्यूल्स है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप एंड दिस इज वेरी इजी टू ज्वाइन नाउ, हमने वो बहुत इजी बना दिया, आप लोगों को सर्च भी नहीं करना पड़ेगा। So guys, this is all about today's and we are good to end the session here. I hope आपको आज का सब कुछ बहुत डीपली एंड क्लियरली समझ आया होगा एंड ट्राई टू लेट अस नो अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ यू आर लर्निंग एट ऑल। कोई आपको रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की कमेंट सेक्शन में बताइए, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट। So meanwhile stay tuned and updated with our YouTube channel, आप लोगों को शेड्यूल्स मिलते रहेंगे। So goodbye guys and I hope you all are doing very well. So thank you.